सूरज अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। वहीं सूरज की मां अपर्णा और पिताजी कमलेश दोनों ही गांव में रहते थे। हालांकि सूरज की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और शादी के बाद सूरज के माता पिता शहर नहीं आए थे। अरे निशा, क्या हुआ? अब तक तुम्हारी रोटी नहीं बनी क्या? क्या कर रही हो तुम किचन में तब से? सूरज, आटा गीला हो गया। मैंने कहा था ना कि मैं रोटी तो फिर भी बना लूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि आटा गूंथते वक्त कितना पानी डालना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मुंह मत बनाओ और हाँ, इसे हटाओ और चाय बनाओ। मुझे ऑफिस जाना है और हाँ, खाना मैं बाहर खा लूंगा। हमारी शादी को 4 महीने से ज्यादा हो गया है। उसमें से आपने मेरे हाथों का खाना 20 दिन भी नहीं खाया होगा, और जो खाया होगा वो जला या अधपकी रोटी। किसी सब्जी में नमक ज्यादा तो किसी में मिर्ची ज्यादा। कोई बात नहीं, 4 महीने और लगेंगे, लेकिन तुम खाना बनाना सीख जाओगी। वैसे शादी से पहले कहा था तुमसे कि खाना बनाना सीख लो, लेकिन तुम नहीं मानी। वैसे लोगों ने सच कहा है कि माँ जैसी ना कोई नहीं होती है। कहना क्या चाहते हो कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ? अरे जब तुम्हें तुम्हारी माँ ही इतनी प्यारी थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? माँ के हाथों का बना खाते ना, सुबह ऑफिस जाते, रात में फिर आकर माँ के हाथों का खाते। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है ना। नहीं यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ तो माँ होती है ना, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, और तुम्हारी भी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। ऐसी बातें करके ना तुम मेरा खून न जलाया करो। ये लो तुम्हारी चाय, और हाँ, शाम में जल्दी आना, हम कुछ अच्छा खाने बाहर चलेंगे। ओहो, मैं तो कब से सोच रहा था कि इसका बहाना अब तक आया क्यों नहीं है। बेबी, सोना, जादू टोना कर करके मीठी मीठी बातों में फंसा फंसा के इसने शादी कर ली मुझसे, और अब जब खाना बनाना पड़ता है तो कहती है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। सच कहते हैं लोग कि माँ जैसा ना कोई नहीं होता। माँ हमेशा पैसा बचाने और घर संभालने के बारे में सोचती है, और ये पैसों को खर्च करने के बारे में सोचती है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आप शाम में आओगे ना जल्दी? मैं तैयार रहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कुछ कहो और मैं पूरा ना करूँ, ऐसा कभी हुआ है क्या जो अब होगा? सूरज अब अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। इधर निशा घरों के कामों में लगी होती है। हालांकि उसे तो घर के काम भी जल्दी नहीं होते थे, क्योंकि उसने कभी घर का काम ही नहीं किया था। अब कुछ समय बाद ही निशा की पड़ोसन विमला का आना होता है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? अरे रे रे, देखो तो जरा, पोछा भी कितना गीला लगाया है। ऐसा लग रहा है किसी ने पानी गिरा दिया हो। अरे विमला आंटी, आइए ना, आप वहीं खड़ी हैं। बहू, तूने अभी पोछा लगाया है और मैं आई तो सब गंदा हो जाएगा। ये खीर देने आई थी मैं। सूरज को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है। अरे आप भी ना उनका कितना ध्यान रखती हैं। आज तो वो भूखे ही गए हैं ऑफिस। वो क्या है ना, मुझे अब तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया, और तो और आज भी आटा गीला हो गया मुझसे। अरे बहू, कुछ भी कह ले, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को जितना प्यार करती है उतना प्यार कोई भी नहीं करता। इसलिए मैं भी अपनी बहू को कहती रहती हूँ, बहू हो तो बिल्कुल माँ जैसी, जो कि मेरे बेटे का ख्याल माँ जैसा रख सके। क्यों नहीं विमला आंटी, तभी तो मैं कह रही थी उनसे कि अगर माँ का प्यार चाहिए तो फिर माँ के पास चले जाइए। बहू, तू अभी नहीं समझेगी। चल मैं चलती हूँ, तू काम कर ले। निशा को विमला की बातों से और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हर वक्त हर समय हर कोई अपर्णा की ही तारीफ करता रहता था। अब देर शाम निशा अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सूरज का कहीं अता पता नहीं होता। ना ये इंसान फोन उठा रहा है और ना ही इन्हें मेरी कोई फिक्र है। 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं है। माँ, आराम से आइए आप, आराम से। निशा, निशा, देखो देखो कौन आया है। माँ आई है, माँ। तो तुम अपनी पत्नी को यहाँ इंतजार करवाकर अपनी माँ को लाने गए थे। आज मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हारे लिए माँ कितनी ज्यादा जरूरी है। माँ के बारे में अगर तुमने एक भी शब्द बोला ना तो मैं बोलने पे आ जाऊंगा। अगर मैंने बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो तुम अपनी माँ के साथ ही रहो, उनकी आगे पीछे घूमो। मैं सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। क्या हुआ बहू को? क्यों इतना गुस्सा हो रही है वो? आजकल के बच्चों के तो नाक पर ही गुस्सा रहता है। जा जा कर देख बहू को, क्या हुआ है उसे। अरे माँ, छोड़ो ना उसे, उसका तो रोज का ड्रामा है। वैसे माँ, आते हुए थक तो बहुत गए होगे आप, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि मुझे आपके हाथों का खाना खाना है। बहुत दिन हो गए हैं। अरे अभी बना देती हूँ, और थकावट इस उम्र में नहीं होगी तो कब होगी? मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। निशा गुस्से में अपने कमरे में होती है, और ना वो अपनी सास अपर्णा के पैर छूती है और ना वो हाल चाल लेती है।
बल्कि उसे तो इस बात का गुस्सा था कि सूरज उसे डिनर पर लेकर ही नहीं गया। निशा, ये क्या तरीका है माँ के सामने ऐसी बात करने का? हाँ, ना तो तुमने नमस्ते कहा माँ को और ना ही हालचाल लिया। बस तुम्हें अपनी परी है कि डिनर पे नहीं जा पाओगी। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारी माँ आ गई है ना, अब रहो उनके पल्लू से बंधे। सूरज भी अब हॉल में आ जाता है और अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाता है। खाने में अपर्णा आलू की सब्जी और पूड़ी बनाती है, लेकिन निशा दोनों के साथ खाने नहीं आती। अब अगली सुबह जैसे ही विमला को अपर्णा के बारे में पता चलता है तो वो अपनी सहेली से मिलने चली आती है। अरे अपर्णा, तू आ गई। मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही थी और तू आखिरकार आ ही गई। अरे विमला, मैं भी तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। और बता, सब ठीक है? तू तो पहले से और ज्यादा सुंदर हो गई है। क्या बात है विमला? अरे धत, अब बुढ़ापे में कहीं जवानी आती है। वैसे यहाँ आकर तूने बहुत अच्छा किया। तेरा सूरज तेरे लिए बहुत परेशान रहता था। अरे तभी तो मैं यहाँ चली आई। माँ अपने बच्चों का दिल का हाल बिना कहे ही जान लेती है। ये तो तू ठीक कह रही है। चल बाहर बैठते हैं, तुझे कांता और रमा से भी मिलवाऊं। नहीं नहीं विमला, अभी नहीं। थोड़ा खाना बना दूं, घर की साफ सफाई करनी है। बाद में खुद से सबसे मिलने आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तू आ ही गई है तो बहू को भी क्यों ना अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी। देखा बहू, तभी तो मैं तुझे कह रही थी कि बहू हो तो माँ जैसी। माँ का प्यार बहुत निर्मल होता है। निशा को अपनी सास का यूं अचानक आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो देख रही थी कि वो जितना बुरा बर्ताव अपनी सास के साथ कर रही थी उतना ही अच्छा उसकी सास बोलकर कर रही थी। बहू, तूने सुबह से कुछ खाया या नहीं? चल पहले कुछ खा ले, फिर आराम करती रहियो। माँ जी, मेरी चिंता आप मत ही कीजिए तो अच्छा है। मैं अपना ध्यान ना खुद रख सकती हूँ। बस आप अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए ताकि आपको और आपके बेटे को आसपास के पड़ोसों से गोल्ड मेडल मिले। आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। होता है बहू, होता है। अभी तो तुझे मेरी छोटी से छोटी बात भी बुरी लग रही है, लेकिन ये सब मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। माँ जी, मैं नहीं चाहती आपके मुँह से कि मेरे लिए कुछ भी निकल जाए। अपर्णा भी अब अपनी बहू की बातों को दिल पर नहीं लेती और अपने कामों में लग जाती है। अब देर शाम विमला अपर्णा को बाजार लेकर जाती ही है, साथ में निशा को भी जबरदस्ती ले जाती है। बहू, सामने से ट्रक आ रहा है। बहू, अरे ये सुन क्यों नहीं रही है? अरे अपर्णा, तू कहाँ जा रही है? अरे अरे सुन तो। इतना कहने के बाद अपर्णा अपनी बहू को बचाने में खुद को चोट पहुंचा लेती है। जैसे ही अपर्णा अपनी बहू को धक्का देकर खुद को बचाती है, उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और अपर्णा गिर जाती है, जिससे उसके सर में चोट आती है। अब अपर्णा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे डॉक्टर दवा और मरहम पट्टी करने के बाद अपर्णा को घर पर ले जाते हैं। अब सूरज को पता चलता है तो वो निशा को खूब सुनाता है और निशा को भी काफी पछतावा होता है कि उसकी सास ने उसके लिए खुद को चोट पहुंचवा ली, लेकिन वो उसे गलत समझती रही, जिसके लिए वो अपनी सास से माफी भी मांगती है। और उस दिन के बाद से उसे ये भी समझ आ जाता है, बहू हो तो माँ जैसी, लेकिन वो माँ की तरह बन नहीं सकती थी, क्योंकि माँ तो महान होती है। ज्योति कई सालों बाद अपने पति राजेश के साथ अपने ससुराल से मायके आती है, जिसे देखते ही उसकी माँ सरला और बहन रुचि बहुत खुश हो जाती हैं। तभी ज्योति की नजर टेबल पर रखे बनाना की चिप्स पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो तुरंत चिप्स की प्लेट उठाकर सोफे पर बैठकर खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसकी माँ और बहन हंसते हुए कहती हैं, ये बनाना चिप्स खाना नहीं छोड़ सकती है। ये बात तो बिल्कुल सही कही मम्मी जी आपने। जब इतने साल बाहर रहने के बाद भी केले के चिप्स खाना इसने नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ेगी? अब तो बनाना चिप्स की पूरी प्लेट इसके सामने है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं दामाद जी? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे माँ, ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। इनको बस मेरा मजाक बनाना आता है और कुछ नहीं, यही इनका मनपसंद काम है। माँ, आप तो जानती हो कि मुझे बनाना चिप्स कितना पसंद है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ दूर दूर तक किसी भी दुकान पर बनाना चिप्स नहीं मिलता था।
तो कुछ नहीं मम्मी जी, जब इसको हर जगह ढूंढने पर भी ना बनाना चिप्स नहीं मिला तो ये मैडम हमारी मकान मालकिन के सामने पहुंच गई और उनके सामने चिप्स की इतनी तारीफ की कि पता नहीं कहां से उन्होंने बनाना चिप्स ढूंढा और लेकर आ गई और इसके साथ उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। ये तो सही है ना जीजू, दीदी ने वहाँ भी अपनी पसंद की चीजें खाने पीने का जुगाड़ कर ही लेती है। इसी को कहते हैं कन्विंसिंग पावर, जो कि मेरी दीदी के पास है। ये तो कुछ नहीं है, दीदी तो अपने स्कूल में कॉलेज में भी अपनी मीठी बातों से सबको कन्विंस करके अपना सारा काम दूसरों से करवा लेती थी। हाँ, मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ साली साहिबा जी। आप यही कहना चाहती है ना कि आपकी दीदी बहुत चालाक है, सबको अपनी बातों में फंसा ही लेती है। बेटा जो बात सच है उसे कहने की क्या जरूरत है, ये तो हमेशा से ऐसी ही है। बस करिए आप लोग, जब से आई हूँ मेरी ही बातें किए जा रहे हैं। एक काम करिए, आप लोग भी मेरे साथ बैठकर बनाना चिप्स खाइए और इतने दिनों बाद सब मिले हैं, एंजॉय कीजिए। नहीं बेटा, तू ही खा अपने ये बनाना चिप्स, मैं सबके लिए कुछ अच्छा बना लूंगी, क्योंकि बनाना चिप्स तुझे ज्यादा पसंद है ना, हमें नहीं। सरला इतना कहकर रसोई में जाने के लिए सोफे से उठती है। तभी रुचि उसे रोकते हुए खुद रसोई में जाती है और सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने सभी घर वालों से मिलकर राजेश के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है, जहां उसकी सास मालती उससे कहती है, आ गई बहू तू, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मैं लाई अपने सभी घर वालों से, क्या खिलाया पिलाया तेरी माँ ने। माँ खिलाने पिलाने की पूछो तो वहाँ पर बहुत कुछ था खाने पीने को, और मम्मी जी ने ना बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की। लेकिन आपकी प्यारी बहू जो है ना, उसे तो सिर्फ बनाना चिप्स ही खाने होते हैं, तो वो वही खाकर आई है। क्या इसको वहाँ भी मिल गए अपने बनाना चिप्स? माँ वहाँ तो मिलेंगे ही ना, इसने आदत भी तो वहीं से डाली है अपने बनाना चिप्स खाने की। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे चाय नाश्ता चल रहा था, तो मैडम जी ने देखा कि भाई बनाना चिप्स रखे हुए और ये टूट पड़ी उस पर। तो क्या हुआ, अपने घर गई थी, कहीं बाहर तो मैंने ऐसी हरकत नहीं की ना जिससे आपकी इंसल्ट हो। अब क्या अपने घर में भी अपनी पसंद का नहीं खा सकती हूँ क्या? मैंने ऐसा कब बोला? तुम्हारा जो मन करे तुम खाओ। मैं तो माँ को इसलिए बता रहा था क्योंकि सबको यही लग रहा था कि तुम इतने साल बाद वापस आई हो तो शायद तुम्हारी पसंद बदल गई हो, लेकिन इनको क्या पता, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। जाने दे बेटा, कोई बात नहीं। और वैसे भी जगह बदलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान अपनी पसंद बदल ले। वो बात तो सही है माँ, लेकिन इंसान को ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि वो अपनी पसंद के सिवा कुछ और खा ही ना पाए। लेकिन माँ सच बताऊँ, आप वहाँ होती ना और इसको बनाना चिप्स खाते हुए देखती तो आपको बहुत हंसी आती। बस करिए आप, जब से आई हूँ अपने मायके से मेरा मजाक ही उड़ाते जा रहे हैं आप। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। ज्योति इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक रोज ज्योति हॉल में कच्चे केले काट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन रजनी वहाँ आती है और इतने सारे कच्चे केलों को देखकर उससे कहती है, बहू इतने सारे कच्चे केले, सब्जी मंडी में सब्जियां लगाने का काम शुरू करने वाली है तू, जो इतने सारे कच्चे केले बैठकर काट रही है? नहीं आंटी जी, वो तो मैं। अच्छा समझ गई, लगता है तू कच्चे केले की सब्जी बनाने वाली है। लेकिन बहू ये केले कुछ ज्यादा नहीं है, इतने केलों में तो हमारे पूरा मोहल्ले के लिए सब्जी बन जाएगी। यही तो परेशानी है आंटी जी आपकी कि आप सारी बातें बिना बताए ही समझ जाती हैं। आंटी जी पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए ना। किसने कहा है आपको कि मैं सब्जियों के लिए कच्चे केले काट रही हूँ? बल्कि मैं तो। ज्योति रजनी को केले के चिप्स के बारे में बता ही रही होती है कि तभी वहाँ मालती आ जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या रजनी तू भी? मेरी बहू कुछ समय के लिए बाहर क्या चले गई? तू भूल ही गई कि मेरी बहू बनाना चिप्स खाने वाली है। ये सब उसी को बनाने की तैयारी हो रही है। क्या तेरी बहू की बनाना चिप्स खाने वाली आदत अभी तक नहीं गई? जिस तरह से ये बनाना चिप्स खाती रहती थी पूरे दिन, मुझे तो लगता है इतने सालों में बोर हो गई होगी और छोड़ दिया होगा खाना और बनाना। लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ और है। बहू तू वहाँ भी ऐसे ही कच्चे केलों की चिप्स बनाकर खाया करती थी? आंटी जी वहाँ मुझे केले की चिप्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही खरीद कर लाने की जरूरत पड़ती थी, बल्कि मेरी मकान मालकिन मुझे खुद चिप्स ला कर देती थी और साथ खाती भी थी। लेकिन वो कैसे? राजेश बेटा तो कहता था कि बहुत खड़ूस थी तेरी मकान मालकिन, हमेशा सुनाती रहती थी। आंटी जी खड़ूस लोगों के साथ लोग खड़ूस बनकर ही रहते हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही लोग भी तो हमारे साथ रहेंगे ना। वो बात तो तेरी सही है बहू, लेकिन आज के जमाने में कोई अपना काम नहीं करता तो दूसरों को क्या ही करेगा।
फिर वो तेरे लिए चिप्स लेकर क्यों आती थी? मैं बताती हूँ, क्योंकि इसने अपनी तरह उसे भी बनाना चिप्स खाने वाली बना दिया था, तो वो इसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए लाती थी। तभी तो मैं कहूँ कि कौन इतना फ्री है जो दूसरों के लिए इतनी मेहनत करेगा। तब तो तेरी बहू बहुत चालाक है मालती, जो अपनी मीठी बातों से किसी से भी अपना काम निकलवा सकती है। तुझे आज पता चला? मैं तो जब इसे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, मुझे तभी पता चल गया था कि मेरी बहू बहुत चालू है। मालती की बात सुनकर रजनी हंसने लगती है। उन सभी की बातें दरवाजे पर खड़ा राजेश सुन लेता है, जिसे सुनकर वो अंदर आता है और कहता है, लेकिन अब ज्योति को भी ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जहाँ मेरा ट्रांसफर हो रहा है वहाँ के फैक्ट्री में केले के चिप्स की पैकिंग होती है आगे सप्लाई करने के लिए। तो अब ज्योति को ना बनाना चिप्स बनाने की टेंशन नहीं होगी और ना ही ढूंढने की। क्या तू सच बोल रहा है? अब तो बहू की निकल पड़ी। चलो अच्छा है, बहू को केले के चिप्स खाने के लिए अपने मकान मालकिन को नहीं पटाना पड़ेगा और ना ही वो अपनी तरह किसी को बनाना चिप्स खाने की आदत डलवानी पड़ेगी। हाँ माँ, ये आपने सही कहा। और अब मैं भी देखता हूँ कि ज्योति बनाना चिप्स कितना खा सकती है, क्योंकि अब तो मेरी जॉब भी उसी जगह लग गई। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि आपके ट्रांसफर से मुझे खुशी हुई, वरना आए दिन नए शहर में भेज देते हैं जहां अपनी पसंद का कुछ मिलता ही ना हो। बट इस बार ऐसा नहीं है, ये चीज बहुत अच्छी है। वैसे निकलना कब है ये भी बता दीजिए। अभी 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा प्रोसेस पूरा होने में। 1 हफ्ता? इतना टाइम थोड़ा और जल्दी नहीं हो सकता क्या? अब जाना ही है तो क्यों लेट करना? हे भगवान, मेरी बहू बनाना चिप्स की कितनी दीवानी है कि इसे अपनी सास को अकेले छोड़कर जाने का भी दुख नहीं है कि इसकी बूढ़ी सास कैसे रहेगी। बात वो नहीं है माँ जी, बात ये है कि आज तक मुझे पैसे खर्च करके या मेहनत करके ही बनाना चिप्स खाने को मिला। इस बार बिना किसी मेहनत के, वो भी 1-2 दिन नहीं, रोज ही खाने को मिलेगा मुझे मेरी पसंद का बनाना चिप्स। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। ज्योति की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और 1 हफ्ते बाद बनाना चिप्स की शौकीन ज्योति अपने पति के साथ उसकी ट्रांसफर वाली जगह पर चली जाती है, जहां उसे अपनी मनपसंद बनाना चिप्स फ्री में खाने को मिलते हैं। नव्या अपने 2 भाई वरुण, विनीत और भाभी सुमन और नीतू के साथ रहा करती थी। नव्या अपने भाइयों की लाडली थी, पर सुमन और नीतू नव्या को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी देवरानी से बोलती है, नीतू, मैं क्या सोच रही थी कि आज क्यों ना हम कहीं बाहर चलें। दीदी, बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप तो जानती है ना कि हमारे सर पर एक नागिन बैठी है जो हमारे सीने पर छत्ता फैलाए हुए बैठी है। अब अगर हम अपने पतियों के साथ कहीं भी बाहर जाएंगे तो हमारे पति इसको छोड़कर तो जाएंगे नहीं। अब जब भी जाएंगे तब वो उसे हमारे साथ ही लेकर जाएंगे। यार, बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो। मैं भी बहुत दुखी हूँ इस लड़की से। ये ननद नहीं, बोझ बनकर रह गई है बस। पता नहीं कब यहाँ से निकलेगी। तुम चिंता मत करो दीदी, आज जब भी ये आएंगे ना तो उनसे मैं नव्या की शादी की बात छेड़ूंगी। हाँ हाँ, एक बार बात करके जरूर देखना, क्या पता इन भाइयों के दिमाग में कुछ घुस जाए और उसकी शादी करवा दे। मम्मी पापा तो इस मनहूस को यहाँ छोड़कर चले गए, पर अब हम लोगों को इसे झेलना पड़ रहा है। जहां दोनों देवरानी
उसे सुनने को मिलता है। बस इसलिए अब नीतू अपनी ननद से बदला लेना चाहती, इसलिए अब सुबह जब वरुण और विनीत अपने काम पर निकल जाते हैं तब नीतू सुमन से कहती है, आपको पता है दीदी, कल रात क्या हुआ? इस मनूस के चक्कर में विनीत जी मुझ पर गुस्सा होने लगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसको यहाँ से कैसे निकालूं। नीतू, देवर जी ने तुम पर अपना गुस्सा उतारा खाली इस करमजली के चलते? अरे मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कसम से मैं इसको इसकी औकात दिखा देती। आप चिंता क्यों करती है दीदी? सुबह हो चुकी है पर महारानी अभी तक नहीं उठी, इसलिए आप मेरा कमाल देखिए। नीतू अपनी ननद नव्या के कमरे में उसे उठाने के लिए जाती है और उसे देर तक सोता हुआ देखकर उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए अपनी ननद से कहती है, अरे हीरोइन उठ जा, आज उठना भी है या नहीं? महारानी बनी हुई है, 12-12 बजे तक सोती रहती है। भाई तो कुछ बोलता नहीं है तो सोचती है कि यूं ही आराम फरमाऊं। भाभी उठ ही रही थी, वो मैं बस। ना ना, पड़ी रह तू तो महारानी है, सारा काम तो मैं करूंगी। तेरे मरे हुए माँ बाप ने मुझे नौकर जो बनाकर यहाँ छोड़ दिया है। भाभी पापा जी के ऊपर मत जाइए। और रही बात मेरी, तो आज मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बस इसीलिए आज लेट हो गया है। हाँ, तेरी तो रोज ही तबीयत खराब रहती है। देख उठ जा, घर का काम भी करना है, पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा मुझे। भाभी मुझसे जो भी होता है वो मैं कर ही देती हूँ, फिर भी आप ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि मुझे ये नहीं करना, पर फिर भी। फालतू ना बकवास मत कर, उठ जा। सारा दिन खाना पीना और सोना ही है। उठ कर सारा काम कर ले अब। नीतू के कहने पर नव्या जा ही रही होती है कि इतने में नीतू एक बार फिर नव्या से कहती है, अरे ओ महारानी, ये जो कंबल है वो कौन लपेटेगा? चल इसको लपेट कर बाहर आ। खून पी रखा है इसने मेरा, काम धाम एक है नहीं और ड्रामे तो ऐसे करेगी जैसे ना जाने कहाँ की राजकुमारी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बेचारी नव्या वहाँ रोती रह जाती है। समय गुजरता है और एक दिन जब नव्या टीवी देख रही होती है तभी उसकी भाभी कपड़े लेकर आती है और उससे कहती है, सारा दिन तुझे आराम ही दिखता है क्या? ये क्यों नहीं सोचती कि थोड़ा सा काम करवा लूं अपनी भाभीयों का? भाभी मैं सारा काम तो करती हूँ, फिर भी आप ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? हाय देखो तो कैसे कच कच करके कैंची की तरह जुबान चला रही है। सारा दिन आराम फरमाएगी महारानी, अगर कोई इसको काम बोल दे तो इसको मौत आ जाती है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? तेरे कमरे में मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, उसको लपेट कर अलमारी में रख दियो, और बाथरूम में और भी कपड़े हैं, उसको भी जाकर धो दियो, समझी? अपनी बातें पूरी कर वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं नव्या से अब अपनी भाभीयों का ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, बस इसलिए वो खुद से कहती है, अब मुझसे भाभी का ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज जब भैया आएंगे तब मैं खुद ही भैया को बोल दूंगी कि मेरी शादी करवा दे। नव्या अब रात होने का इंतजार करने लगती है और रात को जब वरुण और विनीत घर आते हैं तब नव्या अपने भाइयों के सामने अपनी शादी की बात रखती है। ये सुनकर वरुण कहता है, नव्या तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अपना घर संभालने लायक हो चुकी हूँ, बस इसीलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। भैया मैं तो पहले ही बोल रही थी कि नव्या शादी लायक हो चुकी है, इसकी अब शादी करवा दो, पर इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। वैसे मेरी नजरों में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर आप कहे तो मैं उनसे अपनी नव्या की बात करूं। नीतू की बात सुनकर वरुण उसको हाँ कर देता है, जिसके बाद नीतू अपनी जेठानी के साथ उसके कमरे में जाती है और फोन पर बात करते हुए कहती है, अरे बहन, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। देखिए इसी बहाने आपको आपके घर की नौकरानी भी मिल जाएगी और मेरे सर से बोझ भी हट जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तो आप कल आ रहे हैं ना? ठीक है दीदी, आपको पता है कल वो लोग आएंगे, पर लड़का बहुत ही खराब है, नशेड़ी है। कहीं इन सबको पता चल गया इसके बारे में तो खैर हमें क्या, अब बहुत जल्दी हमारा पीछा इससे छूट जाएगा। सही बोल रही हो तुम नीतू। नीतू और सुमन आपस में बात कर रहे थे तो वहीं खिड़की से ये सब कुछ नव्या और विनीत सुन लेते हैं, पर विनीत नव्या को इस वक्त कुछ भी कहने से रोक देती है। और अगले दिन जब लड़के वाले आते हैं तब नव्या उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर देती है, पर विनीत अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। बस इसलिए
वो लड़के वालों के सामने ही अपनी पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, तुझे तो अपनी पत्नी बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। विनीत, ये क्या कर रहे हो तुम? बस बहुत हुआ, आप ना ही बोले भाभी, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी हैं। विनीत, ये क्या बोल रहा है तू? अपनी भाभी से कैसे बात कर रहा है तू? या ये दोनों औरतें इसी के लायक हैं, क्योंकि ये हमारी बहन की माँ समान भाभी नहीं बल्कि दुश्मन है, दुश्मन। इतना बोलकर अब विनीत अपने भाई को सब कुछ बता देता है कि जानकर पर उनको भी बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उन लड़के वालों को घर से निकाल देता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुमन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब तुम मेरी बहन को अपनी ननद नहीं समझ सकती तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। भैया रुक जाइए, भाभी को घर से मत निकालिए। मैं ना तो पहले आप लोगों का घर बर्बाद करना चाहती थी और ना अब करना चाहती हूँ। प्लीज भैया, आप लोगों का रिश्ता खराब ना हो, बस इसीलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। ये दोनों मेरी माँ समान है, इनको मत निकालिए। हमें माफ कर दीजिए। हाँ वरुण जी, हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। भैया, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, माफ कर दो भाभी को। नव्या के साथ इतना गलत करने के बाद भी नव्या अपनी भाभी का ही पक्ष ले रही थी। बस ये देखकर दोनों को खुद के किए पर बहुत शर्म आती है और अब वो दोनों अपनी ननद से माफी मांगती है और इस तरह वो उन्हें माफ भी कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।